हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। दोस्तों, जैसा वीडियो का नाम है बॉटम फॉर्मेशन, क्या निफ्टी का बॉटम बन गया है या हम उसके आसपास हैं या अभी निफ्टी और नीचे जाएगा। इन सब चीज़ों की दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो मेरे नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन रहता हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आप कर सकते हैं ग्रुप में आकर। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा बाज़ार जो है उसने अपना बॉटम क्रिएट कर दिया है या नहीं किया है। दूसरी बात, बाज़ार में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इस उतार चढ़ाव में, इस वॉलेटिलिटी में आपको क्या करना है और कैसा ट्रीटमेंट आपको अपने पोर्टफोलियो को देना है, या आपको किस तरीके की कॉल्स लेनी है ऐसे सिनेरियोज में जो कि आफ्टर 2-3 ईयर्स आपके लिए वो बहुत अच्छी बेट्स हों। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे इस बाज़ार के अंदर जो कि 2-3 साल बाद भी उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। अब इसका मतलब ये नहीं है क्या वो स्टॉक चलेंगे ही नहीं उस 3 साल के अंदर। दोस्तों, वो स्टॉक बिल्कुल चलेंगे। लेकिन अगर एक स्टॉक ने 3 साल में 200% का आपको रिटर्न दिया, वो 2x हो गया, तो पहला स्टॉक कुछ तीन सालों में 30-40% का आपको रिटर्न देके जाएगा। अगर कोई कचरा स्टॉक है तो वो भी नहीं चलेगा, वो वोलेटिलिटी का शिकार रहेगा और वो उसी के बीच में रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को कि हमारी बात पीछे से हम क्या कह रहे थे। पहली बात तो ये कि जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम एक करेक्टिंग फेज के अंदर है, करेक्शन फेज के अंदर हैं। जिस करेक्टिंग फेज को लोगों ने बुल रन का, एक बियर रन का नाम दे दिया मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूबर्स ने कि ये बियर रन है। इस बियर रन के अंदर हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बियर रन हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक करेक्शन है, ये एक करेक्शन फेज है। करेक्शन फेज के अंदर और बियर फेज के अंदर दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है दोस्तों। करेक्शन फेज का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी काम कर रही है, फेड्स काम कर रहा है, लाइक आरबीआई काम कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें करने के लिए जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये तो हो गया करेक्टिंग फेज। इस बीच में करेक्शन चालू रहती है, करेक्शन जारी रहती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही फॉर्मेशंस रहती हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के प्रक्रिया में। कभी कभी आप देखेंगे जैसे इसके अंदर तो जिगजैग पैटर्न है, ये इस जिगजैग पैटर्न के अंदर चल रहा है ये मामला। कई आप देखेंगे स्टीप फॉल, एकदम ऊपर से एकदम डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, ऐसा भी होता है बिल्कुल। दोनों एक करेक्शन का पार्ट है। अब बियर रन का मतलब क्या है? बियर रन का मतलब ये है कि ग्लोबल मंदी आ गई। सपोज एक ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बन गया कि रिसेशन का वो पीरियड आ गया और 8 क्वार्टर तक, मतलब 2 साल तक रिसेशन रहता है। आप उसको बियर फेज बोल सकते हैं। वो है एक्चुअल में बियर फेज, जहां पे इकोनॉमी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। जब इकोनॉमी रिवाइव करने की कोशिश करती है तब वहां पे बियर फेज की फॉर्मेशन हो जाती है। उससे पहले ही हो जाती है, रिसेशन फेज में एंटर करते के साथ ही बियर फेज स्टार्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट का। और अगर रिसेशन पीरियड 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का, तो उसको भी हम करेक्शन में ही काउंट करेंगे, हम उसको बियर फेज में काउंट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको करेक्शन और बियर फेज के अंदर दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगी, करेक्शन क्या है और बियर फेज क्या है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, बात कर लेते हैं बुल की साइकोलॉजी और बियर रन की साइकोलॉजी में फर्क क्या है। मतलब बुल रन क्या है एंड बियर रन में क्या साइकोलॉजी में फर्क आ जाता है लोगों की। दोस्तों, प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जाती है जब कोई पर्सन, पहले मैं बात कर लेता हूं बुल रन वाले की। कोई नीचे से चढ़ गया किसी बुल रन के अंदर, चाहे वो 2008 का हो, चाहे अभी का हो, चाहे कोई भी बुल रन हो, आप उस 2001 का हो, 99 का हो, 2000 का हो, कोई भी बुल रन के अंदर उसमें वो चढ़ गया। अब दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जो बुल रन की उसकी जो मेमोरीज है ना, वो उसके साथ चलती हैं काफी टाइम तक। अब जैसे कि कोई पर्सन यहां पे स्टॉक उठाता है
और वो यहाँ बेच देता है। फिर कोई दूसरा स्टॉक उठा लिया, वो यहाँ बेच दिया। तीसरा स्टॉक उठा लिया, वो लॉस में आ गया, लॉस बुक किया उसने, अपना जो भी अपना स्टॉप लॉस वगैरह था ट्रिगर हुआ उसका काम खत्म। फिर अगेन उसने यहाँ स्टॉक उठा लिया, ऊपर उठा लिया, वो सारे स्टॉक उसके चलते चले गए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो ऊपर का है। ऊपर में 10 में से 8 कॉल्स अगर आपकी ऊपर की हैं तो दोस्तों उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 2 के अंदर लॉस होगा, अपना स्टॉप लॉस देके बंदा बाहर निकल जाता है और वो चीजें हो जाती है क्लियर। धीरे धीरे जैसे जैसे बुल रन धीमा पड़ता जाता है, जैसे जैसे वो एक इम्पैक्ट, वो तेजी का इम्पैक्ट स्टॉक्स में नजर आने लगता है। जब वो नीचे से उसके भाव देखता है, उस प्राइस के नीचे के भाव देखता है, वो पॉइंट होता है दोस्तों, ये वाला जोन होता है वो वाला। जब कोई पर्सन उन स्टॉक्स के भाव देखता है नीचे से, जो वो बेचता हुआ आ रहा होता है या फिर जो खरीदे और बेच दिए, जैसे कि इसने बजाज फाइनेंस 2020 के बाद में 2200, 2400, 2500 रुपए पे उठाया होगा और 3300, 3500 पे बेच दिया होगा, क्योंकि 3500 के आसपास एक करेक्शन आई थी बजाज फाइनेंस में, वहां पे उसने वो निकल गया। लेकिन आज जब वो उसको देखता है, उस भाव को 8000 रुपये हो गया है, उसके बाद वो भाव चला गया है 5500 रुपये के आसपास, तो आज जब वो देखता है ना, उसको वो आज भी महंगा लग रहा है। टेक्निकली तो वो महंगा है, फंडामेंटली वो बहुत सस्ता है। तो दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली में ये 2 इक्वेशंस होती हैं। टेक्निकली ज्यादातर आपको महंगा ही दिखाएगा, और फंडामेंटली स्टॉक्स जो होते हैं उसमें कई बार आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। स्टॉक्स के अंदर भाव तेज होगा फिर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स उस स्टॉक में मिल जाते हैं। तो फंडामेंटल और टेक्निकल का ये फर्क होता है दोस्तों। इसमें कचरा भी चलेगा, इसमें कचरा लेना होता है, इसमें कचरा साफ करना होता है। इसमें कोई भी कचरे स्टॉक्स आप ले लेते हैं वो चलते हैं, इसमें कचरा साफ करना होता है। वोडाफोन आइडिया आया था 4 रुपए का, फिर दोबारा 12 रुपए का हो गया था, ठीक है, 3 गुना पैसा कर दिया था। वो इसी बुल रन की कहानी है, वो स्टॉक्स में कुछ नहीं है, इसी का खेल है, सारा चरित्र इसका था, ये उसके पीछे सब कुछ जो भी है। अब मैं बात कर रहा था दोस्तों कि वो बिहेवियर ना चेंज नहीं हो पाता आदमी का जल्दी। इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा थक जाएगा आदमी, मतलब कि अगर नीचे से चढ़ता हुआ आ रहा है आदमी 8000 रुपए से, तो 16000 रुपए के आसपास जाके जो ट्रेडिंग वाला आदमी वो थोड़ा थक जाएगा, क्योंकि एक स्टॉक उसने 200 रुपए का खरीदा, वो 300 का बेच दिया, 50% का प्रॉफिट ले लिया। अब वो स्टॉक 500 रुपए का हो गया, वो करेक्शन हो गया 400 रुपए में मिल रहा है उसको, तो वो उसको बाय नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 300 में तो बेचा ही था, वो उसे लेगा ही नहीं, उसे 100 रुपए में महंगा लग रहा है। ये साइकोलॉजी है बुल रन की। बुल क्या करता है दोस्तों, बुल रन हमेशा जिसने भी स्टॉक खरीद रखा है विया करेक्शन, विया टाइम वाइज, विया न्यूज, किसी भी फॉर्मेट में उससे वो स्टॉक लेना है। और वो स्टॉक कौन लेते हैं? वो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, वो स्टॉक्स उस हाथों में जाते रहते हैं। वो जो स्टॉक्स होते हैं 200 का लिया, 300 का बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट लिया, लेकिन जिसने 200 का बाय किया हुआ है नीचे से और जो 300 पे खरीद रहा है वो उसे 600 पे बेचेगा, उसको वो डबल करेगा। क्योंकि बुल रन के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट करके 2-5%, 30-40% में अगर आप बाहर आ गए ना दोस्तों, तो आपने कुछ पैसा नहीं कमाया। कई लोग मेरे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर कि सर हमने बुल रन के अंदर हमारा जो CAGR था पोर्टफोलियो का, वो 45% था, 20 में 21 में 45% दोनों साल हमने लिया। दोस्तों निफ्टी ने ही वहां पे 70% का रिटर्न दिया, निफ्टी वहां से डबल हो गया। अब सोचिए इंडेक्स ही जब डबल हो गया है तो स्टॉक कितने हो गए होंगे? स्टॉक वहां हुए होंगे दोस्तों 5-5 गुना। अगर ढंग से एक्विजिशन होता, ढंग से अच्छे स्टॉक्स बाय कर रखे होते, तो दोस्तों बिल्कुल आपको प्रॉफिट वहां पर होना था, होता बिल्कुल। वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लॉस होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि आप सही दिशा के अंदर अच्छे स्टॉक्स के साथ बैठे हुए थे। अब वो लार्ज कैप ही होते भले चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हो तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता आपको। दोस्तों बुल का काम ही ये है कि आपसे स्टॉक्स लेने हैं उसने किसी भी तरीके से। अगर आप बुल रन को परख गए, अगर आपने समझ लिया कि ये बुल रन है और बहुत तेजी से जा रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पे ये वाली मैं कैंडल्स लेता हूँ इसकी, ये देखिए, ये बुल रन का करेक्टर देखिए, ये देखिए ऊपर जाने की स्पीड देखिए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर की कैंडल बनाता है, नीचे आने के बाद कितनी तेजी है इसको ऊपर जाने की दोस्तों। करेक्शन करता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, इसको बोलते हैं रनिंग करेक्शन। बुल रन के अंदर, जिस भी बुल रन के अंदर रनिंग करेक्शन हो रही है, स्टॉक
निफ्टी चले जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर। तो दोस्तों समझ लो आप बिल्कुल सही ट्रेंड में बैठे हुए हैं आप इस टाइम पे। अगर आपने इस ट्रेंड का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है 1.5-2 साल के लिए आया था, इस 2 साल में अब आप नए थे या पुराने थे या जो भी थे, अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आपको करेक्टर समझ में आना चाहिए। करेक्टर देखिए ना दोस्तों, हर जगह ये अपना करेक्टर दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने अपना करेक्टर दिखाया, ये वाले पॉइंट पे करेक्टर दिखाया, इस वाले पॉइंट पे करेक्टर दिखाया, इस पॉइंट पे करेक्टर दिखाया, इस पॉइंट पे करेक्टर दिखाया। दोस्तों 10-10 ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल्स बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रनिंग करेक्शन है। रनिंग करेक्शन के अंदर जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं और लोअर बॉटम हायर टॉप बन रहे हो, तो दोस्तों समझ लो आप बिल्कुल सही गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब बस इसके अंदर आपके स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए। अब इसका उल्टा है, बिल्कुल डिफरेंट बियर फेस के अंदर। कि बियर फेस में क्या है, अब आप लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं या गलती क्या कर गए ऊपर के लेवल से जब ये नीचे आ रहा था। मैं आपको शॉर्ट करने की नहीं बोल रहा, ना मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ना मैं आपको कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जिससे आपका नुकसान हो या आपको किसी भी कोई भी चीज़ बताई हुई से आपको लॉस हो, ठीक है। अब इसका आप फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं दोस्तों? इसको आप जो है एक बेयर फेस की तरह एक तो ट्रीट कर रहे हैं कि ये काफ़ी लंबे समय के लिए, उसकी हम बात आगे करेंगे कि कितने लंबे समय के लिए है और क्या माजरा है, क्या है, उसकी हम आगे बात करेंगे। आप इसको बेयर फेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने जब सेशन किया था तब मैंने आपसे बताया था, आपको मैंने एक चीज़ बोली थी, लास्ट वाली वीडियो बनाई थी, सब कुछ मैंने आपको बताया था। इस करेक्शन को आपको इस वाली करेक्शन की तरीके से ट्रीट करना है, इस करेक्शन की ट्रीट से। अब मैंने आपको दोनों चीज़ बताई थी ना, ये जिगजैग भी हो सकता है, स्टीप फॉल भी हो सकता है। स्टीप फॉल होगा तो भी आपका फायदा है, जिगजैग होगा तो भी आपका फायदा है। स्टीप फॉल हो गया तो बहुत जल्दी का काम है, फिर तो बहुत जल्दी होना है जो भी होना है। अगर यहाँ पे टाइम लग रहा है तो जिगजैग पैटर्न के अंदर आपकी करेक्शन चल रही है, ये देखिए ये जिगजैग पैटर्न के अंदर आपकी करेक्शन चल रही है, तो इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वी शेप रिकवरी यहां से भी आई और सीधा ऊपर। वी शेप रिकवरी तभी आएगी जब स्टीप फॉल होगा। स्टीप फॉल के बाद कभी कभार पैटर्न्स ना ऐसे भी चलते हैं, बहुत धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो। लेकिन दोस्तों जो इस पोजीशंस पे आपने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, इस भाव पे अच्छे लेवल्स पे जो स्टॉक्स आपने एक्यूमुलेट कर रखे हैं दोस्तों, 2 से 3 साल बाद वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके देंगे। ये प्रोफेसर सर आपको बता रहे हैं। आप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहिए, बिल्कुल भी इसको इस चक्कर में मत रहिए कि मैं 14,000 पे लूंगा, मैं 12,000 पे लूंगा, मैं 13,200 पे लूंगा या 12,400 पे लूंगा। अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, बाय कर लो। स्टॉक गिर गया 20%, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वो स्टॉक दोस्तों 300-400% के लिए लिया है। 3-4 गुना करना है पैसा 3-4 साल में, 5 साल में बड़ा पैसा बनाना है। बड़े पैसे के लिए 20-30% का रिस्क दोस्तों लेना पड़ता है। अब टीसीएस फॉल हो रहा है, टीसीएस 3,000 रुपए के भाव पे आपको मिल रहा है आज की डेट में। आप सोच रहे हैं कि 2,400 पे मिल जाए, 2,500 पे मिल जाए, मैं बाय कर लूंगा। चलो 80% संभावना है वो 2,400-2,500 रुपए के भाव पे नहीं आएगा, 20% संभावना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी होगी 1:5 की। इस प्रोबेबिलिटी पे गेम मत खेलो दोस्तों। आपको लग रहा है कि टीसीएस 2,400-2,500 पे आएगा, तो आपको पहला दायित्व ये बनता है, अगर आपको बाय करना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी आप बाय कर लो, उसको धीरे धीरे नीचे एवरेज डाउन करते चले जाओ, क्योंकि वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है दोस्तों। अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो इस वाले करेक्शन रनिंग पीरियड के अंदर, तो दोस्तों क्या रिवॉर्ड आपको मिलेगा आप भी नहीं सोच सकते। क्या पता उसको आप बेचें भी ना। आप सोच तो आज ये रहे होंगे कि 3 साल बाद उसको बेच देंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं आप उसके रिटर्न्स देखने के बाद उसे बेचे भी ना। क्योंकि दोस्तों सही डायरेक्शन के अंदर अगर कोई पर्सन आपको बढ़िया चीज दिला दे, उसका साथ रहे, स्टॉक्स की अच्छी न्यूज आती रहे, स्टॉक्स में बढ़िया काम होता रहे, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन वो 2-4-5% ऊपर मिले आपको स्टॉक, ऐसे स्टॉक को आप नहीं बेचेंगे। जो आपको मेंटली ट्रीटमेंट हुआ है ना सेशन के अंदर, वो इसीलिए किया गया है ताकि आपको पता रहे कि चीज की वैल्यू क्या है और कौन से भाव पे आपने वो खरीदी है। कोई भी सिनेरियो आ जाए वो इस भाव पे तो नहीं मिलेगा आपको, 2,400, 2,300, 3,000 रुपए के भाव पे तो नहीं मिलेगा ना माल।
क्योंकि माल आपने बहुत नीचे के लेवल पे लिया और ऐसे टाइम पे लिया जब कोई ले नहीं रहा था। अब आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल अभी कर रहा है, क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छा माल अपने पास रखना है। अब कई लोग ऐसे हैं कि सर स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न देगा, स्मॉल कैप हम बाय कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मेरी पोर्टफोलियोज की बहुत सारी वीडियोज है नीचे कि पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर पहला दायित्व क्या होता है। दोस्तों पहले वो देखो जहां पे आपकी चंक ऑफ मनी लगनी है, जहां आप टेंशन से सो सको, मतलब टेंशन फ्री सो सको, जहां पे आप ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल बाय मत करो, कचरा स्टॉक्स इस करेक्शन के अंदर, कि आप फंस जाओ उन्हें लेके। जो अगला ऐसा कोई पीरियड आए ना, ऐसे वाला कोई पीरियड आए, उसके अंदर वो परफॉर्म ना करें। ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी, इस करेक्शन को बिल्कुल मिस मत करना, इस करेक्टिंग फेज को। मेरे को तो नेक्स्ट ईयर एंटर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहानी है सारी की सारी, उसके अंदर हम बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बियर रन का मैंने आपको बता दिया, बुल रन का मैंने आपको बता दिया, बियर रन में आपको कैसे ट्रीट करना है और बुल रन के अंदर क्या गलती करी आपने और आपको आगे क्या नहीं करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल की, जो आपको सबसे फेवरेट सेगमेंट लगता है कि जियोपॉलिटिकल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे काम हो रहा है, क्या करने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग बाग। तो दोस्तों देखो, सीधी सी बात यह है कि इन्फ्लेशन जो है अभी फिलहाल, आज ये जो वीडियो बन रही है ये है 11 तारीख, 14 तारीख के आसपास पीपीआई इंडेक्स का वो आना है वहां से डाटा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुई या नहीं हुई। ये वाली जो रैली है ना छोटी सी, इस रैली के पीछे सिर्फ एक न्यूज है। उस न्यूज का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो भी एक्शंस फेड्स ने लिए हैं वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध साबित हुए हैं और इससे इन्फ्लेशन डाउन आई। दोस्तों पहले जो इन्फ्लेशन थी वो कैसे पता लगी थी? वो पता लगी थी डाटा से। अब वाली जो इन्फ्लेशन है वो किससे पता लगेगी? वो भी पता लगेगी डाटा से। तो डाटा अभी तक नहीं आया है, डाटा आएगा 3 दिन बाद। आज मैंने ग्रुप में आपको डाला था कि 2-3 दिन का वेट करो, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो उस डाटा की अपने को रिसर्च करनी है, एनालिसिस करनी है कि वो डाटा बिल्कुल ठीक है, उस डाटा के अकॉर्डिंग चलना है हमें फिलहाल अभी। क्योंकि ये ना न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है और उसमें सबसे बड़ी जो पैनिक न्यूज़ है ना वो है दोस्तों इन्फ्लेशन, फेड्स। अब जो जियोपॉलिटिकल जो रशिया वगैरह का जो मामला चल रहा था वो काफ़ी पहले का मामला था, काफ़ी पहले का दौर था, वो ये वाला दौर था, ये वाला जो था अब वो निकल गया है। यहाँ से ये जो नीचे आ रहा है ये सारा फेड्स का मामला है सारा जो है। तो हमें फिलहाल अब ये देखना है जियोपॉलिटिकल उस वाली साइड को छोड़ के, रशिया वाली साइड को छोड़ के, हमें ये देखना है कि फेड्स किस तरीके से काम कर रहा है। फेड्स बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैं बहुत श्योरिटी से आपको बोल सकता हूँ कि उसका पूरा प्रयास ये है कि अगर रिसेशन आए भी तो 2 क्वार्टर्स के लिए आए। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि रिसेशन आएगा भी तो बहुत जल्दी चला जाएगा, 2 क्वार्टर के लिए रिसेशन आ जाए। यही फेड्स है, यही अमेरिका होगा, यही सब होगा। मैं दोस्तों फिर दोबारा 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, वहां पे जो फेड्स होगा वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कर रहा होगा, लिक्विडिटी स्टिमुलस पैकेज फिर दोबारा डाल रहा होगा। इस सिनेरियो में क्या था? यही सेम सिनेरियो था, इंटरेस्ट रेट कटते बिल्कुल जीरो थे, स्टिमुलस पैकेज आ रहे थे, सब कुछ था, इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। वो वाला सिनेरियो भी ऐसा ही होगा, कुछ तेजी का माहौल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और चीज की, एफआईआई सेलिंग। एफआईआई सेलिंग क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है कि एफआईआईज भी ना हमारे यहाँ की तरह डीआईआईज की तरह ही है बिल्कुल। आप उनको ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा मास्टरमाइंड ये मत समझा करो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई हैं एकदम। आपने सुना भी होगा टीवी एनालिस्ट, जो बड़े पर्सन हैं, जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो सब बोलते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदा, दोनों भाइयों ने मिलकर बेचा। एफआईआईज भी फंड मैनेजर्स हैं, डीआईआईज भी फंड मैनेजर्स हैं। दोस्तों जब भी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। जब भी परचेजिंग पावर खत्म होती है तो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स काम आती हैं जो कि लोग रिडम्पशन करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कुछ पेंशन फंड्स हैं, कुछ इक्विटीज हैं, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जहां पे भी पैसा गया हुआ है, जहां पे प्रॉफिट है अच्छा खासा, वहां से पैसा अपना निकाल लो और अपने बाजारों के अंदर लगाओ। सीधा सा लॉजिक है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे बाजार कम गिरे हैं, वहां के बाजार बहुत ज्यादा गिर गए हैं। 70% ब्लू चिप स्टॉक टूट गए। अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखेगी एक पर्सन को? पहली बात तो उसको अपनी पर्सनल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, वो रिडीम हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है। दूसरी बात, उसको अपॉर्चुनिटी वहां दिख रही है। बॉन्ड यील्ड जो है शॉर्ट टर्म की जो है 3.5% इस टाइम पर है। हिस्टोरिकल डाटा, हिस्ट्री ये बताती है जब भी रिसेशन आया है, जब भी क्रैश आया है, उससे पहले वो बॉन्ड यील्ड उस नंबर के आसपास पाई गई है। यह है दोस्तों असली चिंता का विषय इस दुनिया के सामने। जो शॉर्ट टर्म की बॉन्ड यील्ड है ना, वो विषय इस टाइम पे सबसे बड़ा बना हुआ है। और बॉन्ड यील्ड को किसी तरीके से कम करना पड़ेगा पहले तो, अगर वो वाली सिचुएशंस नहीं चाहिए, क्रैश वाली है इस टाइप की जो चीजें, क्योंकि वो नंबर हमेशा वहीं पे पाया गया दोस्तों। 2008 के आसपास भी वही था, 2001 के आसपास भी वही था, वहीं पे पाया जाता है वो नंबर। तो वो खतरे की घंटी होती है एक तरीके से, वो उसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है फैट्स के थ्रू। और फैट्स का जो डाटा आना है वो आना है 3 से 4 दिन बाद। अब इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं 0.75 बेसिस बढ़ाया जाएगा। दोस्तों क्या पता 85 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दे, 90 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दे, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, कहीं ना कहीं उस बड़े वाले रिसेशन को, उस बड़े वाले बबल को फटने से रोकना है। वो जो बड़े वाला बबल जो चलता जा रहा है ना, जो यूएस के अंदर, उससे रोकना है। उसके कारण ये सारी चीजें की जा रही है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस लेंदी भी हो सकता है, इस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। पहले इंटरेस्ट रेट हाइक किए जाएंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, डाटा कंट्रोल का बोल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है एकदम। उस टाइम पर फिर इंटरेस्ट रेट कट की जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अब वो जो बिल्कुल जब पीक होगा ना इसका, इंटरेस्ट रेट हाइक का और ये वो, तो हो सकता है 2 क्वार्टर के लिए आपको और पैनिक देखने को मिले बाजारों में, और हाहाकार देखने को मिले। तो मेरा जो रेस्ट अमाउंट है ना, वो उस टाइम के लिए मैंने रख रखा है, वो पैनिक वाले माहौल के लिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं, अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 2 क्वार्टर के लिए भी अगर सेशन आ जाता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। क्या स्टीप फॉल हो सकता है ऐसे वाला? दोस्तों अगर स्टीप फॉल होना होता ना, तो बहुत सारी न्यूज़ थी इस बीच में कि स्टीप फॉल का यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि अगर बाजार यहाँ पे है, यहाँ से सीधा इस लेवल पे आ जाए 10,000 पे और बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। नहीं, अगर इसे आना भी होगा, यही तरीका, यही पैटर्न इसका चलता रहेगा, धीरे धीरे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये काम ये करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इन्फ्लेशन में क्या देखना है आपको, क्या नहीं देखना। ऐसे सिनेरियोज के अंदर जो एफएमसीजी कंपनीज होती है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छी साबित होती हैं। अब मैं अपने टेलीग्राम सेशन पे ओपनली तो नहीं बोल पाया आप लोगों की आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करना 1950 पे, लेकिन मैं आपको बोलता आ रहा था काफी पहले से कि एफएमसीजी पे ध्यान दो। 2 स्टॉक्स बाय किए थे, 1950 पे किया हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी मेरे पास 208 रुपए की बाइंग है, आपके पास मुझे नहीं पता कितने रुपए की थी, कितने की थी, दोनों एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं। तो बाय करने का रीजन क्या है दोस्तों? बाय करने का रीजन ये है, इनके एबिटा मार्जिन जो बढ़ते रहते हैं ना साल दर साल, उसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझो दोस्तों। कभी भी ऐसा सिनेरियो हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब एक कंपनी है, कंपनी का एक प्रोडक्ट है साबुन, साबुन का रेट था 10 रुपए, 9 रुपए में बनता था, 1 रुपए का मार्जिन था, 10% का उसका नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था। पीछे से सामान आ रहा है महंगा, वो आगे महंगाई बेचेगा, उसको पास ऑन कर देगा, वो सारे के सारे प्राइसेस जो हैं वो कर देगा 12 रुपए। अब उसको पड़ रहा है वो 11 रुपए का, 2 रुपए सामान महंगा हो गया, 11 रुपए का उसको पड़ा, उसने 12 का बेच दिया, उसका नेट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 1 रुपया ही है। फर्क क्या पड़ा दोनों में? पहले भी 1 रुपया था, अब भी 1 रुपया है दोस्तों। वो फर्क अभी नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा जब कमोडिटी के रेट्स गिर जाएंगे, क्योंकि वो साबुन का रेट 12 रुपए से 11 रुपए नहीं करेगा वो, अब उसका मार्जिन होगा 3 रुपए का
दोस्तों इस तरीके से परफॉर्म होता है। ये बीच के मार्जिन खा जाते हैं सारे, तभी इनका एबिटा आप देखेंगे हर 3 साल बाद डबल हो जाता है। कंपनियां अच्छे परफॉर्म करती रहती है, बढ़िया तरीके से इनका ईपीएस बढ़िया तरीके से चलता रहता है एफएमसीजी कंपनीज का। उसके पीछे का बिजनेस मॉडल ये है, हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको ऐसी कंपनीज बाय करनी होती है जहां पे आपको सस्ते मंदे रेट पे मिल जाए। और दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो इतना चांस दिया लोगों को, आईटीसी ने इतना चांस दिया खरीदने से पहले। ये बात मैं आपको सेशन में बताने वाला था, आप पूछने सर आईटीसी के पीछे वजह क्या थी, वो वजह ही बता रहा हूं मैं आपको, वो क्लियर कर रहा हूं कि मेरे जैसे पर्सन की साइकोलॉजी क्या होती है, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है। वो साइकोलॉजी दोस्तों यही थी उसके पीछे कि इन्फ्लेशन का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, एफएमसीजी परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म कर जाएगा इन्फ्लेशन पीरियड के अंदर। अब क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो 3 साल तक कंपनी रखने लायक है? दोस्तों बिल्कुल रखने लायक है। आईटीसी रखने लायक है? बिल्कुल रखने लायक है, लेकिन कंटिन्यूसली ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बुल रन में मुझे ग्रोथ चाहिए, बुल रन में मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मैं वहां पे वैल्यू नहीं लूंगा, बुल रन में मैं ग्रोथ लूंगा। अगर यहां से करेक्शंस खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ और आईटीसी 200 का 500-600 रुपये हो रखा और मुझे कोई बढ़िया बैट्स मिल रही है किसी और सेक्टर में, क्योंकि मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, तो बड़ा पैसा निकाल के वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा ग्रोथ के अंदर, क्योंकि एफएमसीजी बुल रन के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा फिर बढ़िया से। जैसे एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो है 1000 रुपए का 2500 हो गया, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर 3000 का 6000 नहीं होगा, वो 3000 का 3500, 3600, 4000, 4200 होगा, वो बाद में आगे फिर ले सकते हैं उसको। तो दोस्तों एक साइकिल है, इन्फ्लेशन टाइम पे मनी पार्क करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जगह है एफएमसीजी, तो अपना मस्त होकर यहाँ पे करो। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको हमेशा बता रहा था एफएमसीजी रोज पोस्ट करता था ग्रुप में डाल के, आप कोई बाय नहीं करता था। आज मैंने आपको बताया काफी ऊपर के लेवल पे है भाव जो है, अभी भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर वो रिसेशन का वो जो 2 क्वार्टर का बीच में जो हेयर फेयर दिख रहा है और जो बॉन्ड यील्ड कर्व जो 3.5% जो हो रखा है, वहां से थोड़ा सा अगर खतरा अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो एफएमसीजी और आउट परफॉर्म करता हुआ यहाँ से चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल की, कि टेक्निकल पे क्या देखना है आपको। दोस्तों इसके लिए सबसे पहली जो इसे रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे 16,475 पे। अगर ये रनिंग करेक्शन इसने कर दिया, अगर यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा सा आया और ये अपना डीएमए है 50 डीएमए, 50 डीएमए पे ये सपोर्ट लेता रहा, मतलब कि 16,100 16,000 के आसपास ये सपोर्ट लेता रहा, ये वाले करेक्ट, ये वाला 16,000 के आसपास तक ये अच्छे से करेक्ट होता रहा, यहीं पे इसी वे के अंदर काम करता रहा धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों ये ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर दोबारा यहीं पे आके रुक जाएगा। तो इसकी रेंज जो बनके अभी जो सामने आई है आप लोगों के लिए वो है 16,150 से लेकर और 16,500 के बीच में। 16,150 से 16,500 के बीच में अगर ये अपना टाइम बिताने की कोशिश करता है और काफी लंबे समय के लिए टाइम बिताता है, यहाँ 15-20 दिन 30 दिन अगला 1 महीना इस रेंज के अंदर अगर ये बिताता है तो दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि काट के ऊपर के लेवल की तरफ भागेगा 17,000 18,000 के आसपास, क्या पता हाई भी काट दे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं 2-4 दिन में फेड्स की कमेंट्री के बाद कि अगर ये यहां से ब्रेक करके ये वाला गैप फिल करने आता है, ये ब्रेक करके 16,000 नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है और इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया 15,600 के आसपास, और दोस्तों इसने ये वाला अपना लो जो काट के एक लो नीचे बना दिया, तो दोस्तों समझ जाना कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इस कहानी को खत्म होने के लिए और 6 महीने लगेंगे। अभी इसी वाली करेक्शन पीरियड को 6 महीने तक भी चल सकती है, एक्सटेंड हो सकती है आगे। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जहां हम आज खड़े हैं। पीछे जो चल रहा था उस टाइम मैं कोई टेक्निकल की बात नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था मैं आपको, क्योंकि उसका रीजन ये था कि उस टाइम साइकोलॉजी देने की मैं आपको कोशिश कर रहा था कि आपको बेयर रन में क्या करना चाहिए और बुल रन में आपको क्या करना चाहिए। उस तरीके की मैंने काफी सारी इस पे वीडियो बना के दे दी आपको, और हर बार निफ्टी को एनालिसिस कर रहा था उसमें शॉर्ट के, मैं तो शॉर्ट साइड पे था, मैंने आपको बता रखा है उसके अंदर ग्रुप के अंदर मैं शॉर्ट साइड पे हूँ, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट की हिदायत दी क्योंकि आपको करना नहीं आता और वहाँ पे मैं हैंड होल्डिंग दे नहीं पाऊंगा आपको, तो आपको कहीं प्रेशर ना हो जाए, कहीं आप फंस ना जाए किसी पोजीशन के अंदर, कहीं आपका लॉस हो जाए, तो इस वजह से मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता जिस चीज़ की वजह से आपका लॉस हो। अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल की बात कर लेंगे हम कि टेक्निकल में आपको देखना क्या है। जैसे पहले से मैंने आपको बता रखा है कि वीकली टाइम फ्रेम, दोस्तों इस जोन पे जाके अटक गया 15,343।
बाकी जो वर्ल्ड के जो इंडाइसिस हैं वो सारे 200 पे लगे हुए हैं, वीकली के 200 पे। अनुमान मेरा यही था, जब मैंने आपको जिस समय मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे वो 12,900 का था, ये वाला लेवल। उस बात को हो गया दोस्तों 8-9 महीने का टाइम। अब वो 8-9 महीने जो 200 है वो उठ के आ गई है ऊपर। 200 कहाँ आ गई है? 13,805 के आसपास। तो 12,900 से मेरा भी ये अनुमान था कि वीकली की 200 को टच करेगा हमारा निफ्टी जो है। लेकिन हमारा निफ्टी आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है, एक टाइम फ्रेम और जंप करेंगे दोस्तों। यहां से लेकर 2000, ये वाला जो है, यहां से लेकर और यहां तक डॉलक्स टर्म में तो हमने यहां पे काटा है इसको, बाजार ने डॉलक्स टर्म में हमने यहां पे काटा है। हमने 10 साल से रिटर्न ही प्रोड्यूस नहीं किया इस बाजार के अंदर। एफआईएस से पूछो यहाँ की हालत। आपने तो फिर भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से कोई स्टॉक आपने एशियन पेंट वगैरह ले लिया, 2-3 गुना 5 गुना कर लिया आपने, लेकिन एफआईएस से पूछो क्या हालत है डॉलक्स टर्म के अंदर। डॉलक्स टर्म में रिटर्न ही नहीं आया। अब जब डॉलक्स टर्म में रिटर्न नहीं आया है तो हमारी मार्केटों ने रिटर्न ही उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया। हमारी मार्केटों ने अब रिटर्न देने स्टार्ट किए हैं एफआईआईस को। तो जो रिटेलर गलती करता है कि भाई जो स्टॉक बढ़ गया उससे पैसा निकाल लो, ऐसा यहाँ कंट्री वाइज हो रहा है कि जिस कंट्री में बहुत अच्छा रिटर्न आया उस कंट्री से पैसा विड्रॉल कर लो। आप भी तो यही करते हैं ना। कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छा चल गया, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं, एक 200% ऊपर है, एक 50% नीचे है, आप क्या करेंगे? 50% वाला नहीं बेचेंगे, 200% वाला बेच देंगे, उससे एवरेज बना लेंगे उसके अंदर। वही सेम सिनेरियो कंट्रीज में हो रहा है आज की डेट में। अब या तो यहाँ पे मैं गलत हूँ या भाई ये गलत होंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है वो यही है कि पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है फिर दोबारा यूएस स्टॉक्स के अंदर। फिर दोबारा वहां से पैसा आ जाएगा वापस, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफआईआई ज्यादा टाइम तक इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि माल भी तो लेना है लोगों से वापस, और माल लेने के लिए लगेंगे पैसे, पैसा वापस आ जाएगा। दोस्तों सारे बाजार 200 पे लगे हुए हैं आज की डेट में, वीकली की 200 पे लगे। आप नैस्डैक देख लो, डॉ जोन्स देख लो, काफी सारे जो निकाई वगैरह आप देखेंगे वो देख लो, आप कैक देख लो फ्रांस का, काफी सारे आपको यही दिखेंगे, ठीक है। S&P 500 वगैरह जो है या इसके इर्द गिर्द दिखेंगे। लेकिन हमारा जो गैप है वो बहुत ऊपर है, हम आ ही नहीं रहे हैं इससे नीचे। उसके नीचे ना आने का कारण वो यही है कि हमने पिछले 8-10 साल में रिटर्न ही प्रोड्यूस नहीं किया। अब अगर यहां से हमारा बाजार भी 200 पे लगता है तो उसका वही 1-2 ट्रिगर है उसके। सबसे पहला इंपोर्टेड मंदी जो कि आने की बहुत कोशिश कर रही है। इंपोर्टेड मंदी कैसे आ रही है? क्रूड के बेसिस पे आई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्रिगर है यहाँ पे रशिया वॉर, पुतिन साहब का जो है, कहीं कोई न्यूक्लियर हमला ना हो जाए तो ही कुछ ऐसा है। अदरवाइज अगर इंपोर्टेड बंदी या न्यूक्लियर वाला, ये दोनों का दोनों सिनेरियोज अगर आते हैं हमारे सामने तो दोस्तों फिर हम वीकली की 200 पे यहाँ पे टच हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट की प्रक्रिया जिस हिसाब से चल रही है वो अगर ऐसे ही चलती रही तो दोस्तों यही बॉटम है फिर हमारा। क्या बॉटम फॉर्मेशन हो गई है? बिल्कुल, आप अभी के लिए ये बोल सकते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो गई है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर गलती से भी सीपीआई का डाटा ऐसा आ जाता है कि जो भी प्रक्रिया पिछले 6 महीने से कोशिश की जा रही है जिस चीज को कंट्रोल करने की और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो दोस्तों फिर इस बार हमारे बाजार आपको बहुत अच्छा रेट दिखा देंगे, बहुत अच्छा भाव आपको दिखा देंगे नीचे की तरफ। क्योंकि 6 महीने में जितनी कोशिश कर सकते हैं सब करके देख ली। आरबीआई भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। क्या हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? दोस्तों हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी यूएस के अंदर है। लेकिन अभी तक हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस ढंग से नहीं कर रहे जो हम 2008, 2005, 2004, 2003, 99, 98 में जो करते थे उस हिसाब से हम नहीं कर रहे फिलहाल। अभी 2012, 13, 14 के आसपास भी ये था, टैपर टेंट्रम के टाइम पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तब तक भी हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में अगर वहां से वीकली की 200 से भी बाजार अगर नीचे की तरफ करते हैं तो दोस्तों हमारा वीकली 200 आना तय है बिल्कुल, ये आप मान लेना बिल्कुल। 13,100 जो भी लेवल आपके सामने आ रहा है खुल के, वो बिल्कुल तय है। उसके आने के लिए 2 ट्रिगर मैंने आपको बता दिए। बहुत कोशिश की जा रही है कि रुपीस को मजबूत किया जाए। उसके लिए काफ़ी सारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह
बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रही है अभी कहानी जो है, क्योंकि डॉलर तो 80 लग चुका है ना। यही सब प्रॉब्लम्स को देखकर ना दोस्तों थोड़ा सा एक वो रहता है मन में कि कुछ कैपिटल को लिक्विड फंड में या एसेट एलोकेशन के तौर पे रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों जो इन्वेस्टिंग है ना, जो चीज़ जो प्रक्रिया मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो ये है कि आप एक खेत के अंदर हैं और आपने एक छोटा सा पतीला लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसमें बहुत सारे चावल डाले और उसके ऊपर एक कांच का गिलास रखा, उसको धूप में रख दिया। अब आप उसका पकने का टाइम देखो, अगर गैस पे रखोगे वही, अगर बुलरन के टाइम पे आप अगर रखोगे तो ये 30 मिनट में हुई है, और वहाँ धूप के अंदर रखा हो तो 6 घंटे तक क्या पता वो उबले, बॉयल हो। दोस्तों इन्वेस्टिंग ऐसी है, इन्वेस्टिंग बोरिंग है, लेकिन दोस्तों पैसा बनेगा इन्वेस्टिंग से ही। अब रशिया का खेल समझिए, क्रूड नीचे नहीं आ रहा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा नीचे क्रूड। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि रशिया का माल हमेशा 55-60 रुपए में बिका है क्रूड, किसी एक इवेंट की वजह से उसका माल 100, 120, 130 रुपए में बिक रहा है। वो क्यों खत्म करेगा उस सिनेरियो को, उस वार के सिनेरियो को वो क्यों खत्म करेगा? वार का सिनेरियो खत्म, सारी टेंशन खत्म। यूएस के अंदर 70% जो इन्फ्लेशन है वो नेचुरल गैस और ऑयल की वजह से तो है, क्रूड की वजह से। ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह ये वो, क्योंकि डाटा तुरंत चेंज होगा, अगले क्वार्टर में डाटा चेंज हो जाएगा। अगर यहां से अगर ये सारी की सारी खत्म हुई, क्रूड 60 पे आ गया, सारे डाटा चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसके बीच में एक जियो पॉलिटिकल टेंशन रशिया, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, हम बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। रशिया ऐसा चाहेगा कि क्रूड नीचे आ जाए? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों अभी फिलहाल। यहाँ पे कई लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं 60 रुपए आ जाएगा, 55 रुपए आ जाएगा, 50 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि रशिया ने घुटने टेक दिए। वो पुतिन साहब जो है उन्होंने घुटने टेक दिए और 50 रुपए 55 रुपए आ गए बिल्कुल। वहां से जेलेंस्की ये कह रहा है कि भारत के जो दूत हैं वो यहाँ से खाली कर दें, चले जाएं, तो इसका मतलब कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है। वहां से स्वीडन नाटो का वो कर रहा है तो वो लगे पड़े हैं अपने उस तरीके में, क्योंकि नाटो हल्का सा पिंच करता है वहां से, फिर रशिया आपको पता ही उनका इम्पैक्ट क्या है। तो लंबा मामला है दोस्तों, प्रोसेस लंबी है। इस लेंदी प्रोसेस के अंदर आपको अच्छे स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिनके ईपीएस डबल हो जाएंगे 3 साल बाद, तो स्टॉक प्राइस आप मान लो 100, 120% या 80%, जो भी आपका स्टॉक का भाव जो आपने आज बाय किया है वो उतना हो जाएगा। अब ऐसी कंपनी बाय कीजिए जिसके अंदर ईपीएस डबल होने की क्षमता हो अगले 3 साल में। अगर ईपीएस वहां से डबल हो जाता है तो आपकी कंपनी दोस्तों डबल हो गई, 80%, सूनर लेटर 120%, ये भाव आपका दिख जाएगा आपको स्टॉक CAGR प्राइस पे। ऐसी कंपनी बाय करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप लोग। थोड़ा हिंट भी दे दिया मैंने आपको कि कैसी कंपनी आपको बाय करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ईपीएस इस टाइम, ईपीएस इज द की। बुल रन में भी, बियर रन में भी अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी तो उस कंपनी में जाना है जिसके ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हो, सही घोड़े पे बैठे हुए। ईपीएस टाइम टू टाइम गिर रहा है, हर क्वार्टर में ईपीएस गिर रहा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्टॉक प्राइस CAGR बहुत अच्छा है, दिग्गज लीडर स्टॉक है। करेक्शन में आपने बाय कर लिया, परफॉर्म नहीं करेगा जब तक ईपीएस स्टेबल नहीं होगा। ऐसी कंपनी जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, ईपीएस बहुत अच्छा आ रहा है, बाय कर लो, पैसा बना लोगे। दोनों मूल मंत्र दे दिए मैंने आपको, इस करेक्शन पीरियड के भी, लॉन्ग वाले भी। शॉर्ट करने हैं उसकी भी सुन लो कि शॉर्ट का क्या है। पूरा सेक्टर जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा हो उस सेक्टर को शॉर्ट करना है। देख लेते हैं निफ्टी ऑटो। दोस्तों निफ्टी ऑटो है, वीकली चार्ट लगाता हूं मैं इसका। हमारे ही खरीदे, हमारे ही बेचे हुए स्टॉक्स हैं दोस्तों ये सेक्टर्स जो है। देखो दोस्तों, फिलहाल आपको ये दिख रहा है, ये ब्रेकआउट आ गया। अगर ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता तो यहाँ तक का मूवमेंट है 9665, तो इसका मतलब क्या है, आपको 2500 पॉइंट की
इसके अंदर आपको डाउन साइड दिखती है। अब ये निफ्टी ऑटो तो होता नहीं है कॉल पुट ऑप्शंस में, तो इसके स्टॉक्स आप कर सकते हैं शॉर्ट अगर ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। और यहाँ से नीचे अगर ये 1 हफ्ता काम कराया था तो दोस्तों समझ लो फिर ये नीचे का काम इसका स्टार्ट हो गया। 2 कैंडल फॉर्मेशन देखनी है आपने इससे नीचे, 12,056 से नीचे 2 कैंडल फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, तो समझ लो इसको शॉर्ट कर देना आप नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको तरीका बता दी, इस तरीके से शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जाती है आपकी। ठीक है, और नीचे वाला जो भी इसकी जो लास्ट जो सपोर्ट थी, सपोज जैसे ये है 10,990 की अगर सपोर्ट आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जैसे सपोर्ट आ रही है, पहली एग्जिट आपका यहाँ पर है। अगेन यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, भाव ऊपर नहीं जा पाता, फिर दोबारा नीचे आता है, तो अगेन नीचे कैमरे का लेवल निकल के आएगा जो कि लेवल है आपका 9,072 के आसपास। यहाँ पर जाके भी आप इसको ऑटो को शॉर्ट करके पोजीशन अपनी, पहला आपको यहाँ हल्का होना है इस वाले पॉइंट पे 10,000, ये वाला जो लेवल है 10,391 के लेवल पे, उसके बाद इससे नीचे जाना है। बीच में कोई छोटी मोटी रेजिस्टेंस ये ले सकता है, अगर ये ढंग से अगर ये सपोर्ट ले रहा है 11,000 के भाव पे, तो दोस्तों समझ लेना इसके अंदर फिर दोबारा बाउंस आ जाएगा, क्योंकि परफॉर्म तो इसने करना है, ये तो इसने तय कर दिया, इसकी नीयत बिल्कुल तय इसने दिखा दी कि परफॉर्म तो इसने करना है अगले वाले सेगमेंट के अंदर जाके। ठीक है दोस्तों, सेमीकंडक्टर के भी सारा मामला खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक की प्रक्रिया वगैरह में सेमीकंडक्टर वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो अगला परफॉर्मिंग सेक्टर ऑटो हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, बाय में भी क्या देखना होता है, सेल में भी आपको क्या देखना होता है। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नमस्कार।